जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री गणेश यूट्यूब चैनल में। और आज होगी बम्पर बारिश क्वेश्चनों की। अगर दोस्तों आपने फॉर्म भरा है यूपी पुलिस 2024 के लिए तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हिंदी विषय से मैं आ चुका हूं सचिन जोशी लेकर मॉडल पेपर 4। और इससे पहले 3 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं, जिसमें आपको लगातार 50-50 क्वेश्चन कराए गए हैं। और ये चौथी वीडियो है जिसमें पूरी की पूरी हिंदी साहित्य कंप्लीट करा दी जाएगी 50 क्वेश्चन में। जी हां, बने रहिए इस वीडियो के साथ में, बहुत मजा आने वाला है। इस बार वर्दी लेके रहेंगे, कसम भगवान की। बिल्कुल दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। जितने भी पास पड़ोस के लोग हैं उनको जलाने के लिए इस वीडियो को और शेयर करो, और ज्यादा पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, वर्दी लेके रहना है। आइए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? नंबर ए मालवी, नंबर बी ब्रज, नंबर सी खड़ी बोली, या नंबर 4 अवधी। बताइए दोस्तों जल्दी से, हिंदी का मानक रूप याद रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही, खड़ी बोली। तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूं, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है पूरी की पूरी आपको पता होना चाहिए। कि जैसे सबसे पहले लौकिक संस्कृत सा, ठीक है, संस्कृत से हमारी आई प्राकृत, फिर पाली, फिर अभ्रंश, फिर अवहट, पुरानी अवहट के बाद खड़ी हिंदी, फिर हिंदी। एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहां पर सी भाषा हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे है, लौकिक संस्कृत डॉट अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि लौकिक संस्कृत से बाद में क्या आया और उसके बाद क्या आया, फिर अपभ्रंश आया। तो आपको पता है कि दोस्तों संस्कृत से यहां पर पाली और प्राकृत आया, कि संस्कृत और प्राकृत आया, कि वैदिक भाषा और पाली आई, कि प्राकृत और पाली आई। तो यहां पर आपको अभी मैंने ऊपर ही बताया, सही विकल्प हो जाएगा ए। यानी पहले लौकिक संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से खड़ी बोली, खड़ी बोली से हिंदी, ठीक है। विकास क्रम याद रखिएगा। यहां पर नीचे आपको विकास क्रम भी दिया गया है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। इससे एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? पहला ऑप्शन है 1 ईस्वी से 500 ईसा तक, 500 ईसा से 1000 ईसा तक, या 1000 ईसा से अब तक, या 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो यहां पर आपको बताना है कि कितना है। तो दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा का कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन, आप बताइए कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 1000 ईस्वी से अब तक जो अभी भाषा चल रही है उसको कहते हैं भारतीय आर्य भाषा। आप लोगों को मजा अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि रोज रात को 8 बजे 50 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जिससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी करा देता हूं। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए पाली से, ऑप्शन बी प्राकृत से, ऑप्शन सी अपभ्रंश से, या ऑप्शन डी संस्कृत से। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ऑप्शन सी जो होगा अपभ्रंश, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं, एक चीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी आप जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, चाहे आपका भाषा का विकास पूछे, चाहे उपभाषा का विकास पूछे, या फिर दोस्तों आपसे पूछे बोलियों का विकास, तो सबकी जननी क्या है? ये हमारी अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही भाषा का विकास हुआ है, उपभाषा का विकास हुआ है, और बोलियों का विकास हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी भाषा परिवार याद रखिएगा। भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 याद रखिएगा, ठीक है। भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। 5 का दोस्तों यहां पर जन्म अपभ्रंश से ही हुआ है, और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, इसको भी याद रखिएगा, उसका भी जन्म अपभ्रंश से हुआ है। इतनी सारे क्वेश्चन आपको बता दिया एक क्वेश्चन में। तुरंत लाइक कर दो, तुरंत लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी भारत की डॉट है, सही विकल्प का चयन करना है वाक्य पूर्ण करने के लिए। ए मूल भाषा, बी राजभाषा, सी अंतरराष्ट्रीय भाषा, डी या राजभाषा। तो दोस्तों आपको यहां पर बताइए कौन सा है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो हो जाएगा राजभाषा, वो ऑप्शन बी राजभाषा सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। इससे क्वेश्चन एक और आ सकता है कि पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, ठीक है। ये सब जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। यहां पर री ऋषि जो है इसकी कहां प्रयोग हुई है, क्रिया में हुआ है नंबर 1, कि नंबर बी वर्षा में, या नंबर सी रिपु में, या नंबर डी वृष्टि में। तो दोस्तों यहां पर नंबर डी जो है वृष्टि वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें री का मात्रा लगा है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो डी विकल्प बिल्कुल सही है। और एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आपसे आता है कि री को किस में स्थान दिया गया है वर्णमाला में, तो इसको स्वर में स्थान दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा था, यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। पहला चक्षु, बी सिंगार, सी उष्ट, डी दधि। तो आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनको संस्कृत में मूलतः जैसे यूज किया जाता है वैसे ही हिंदी में यूज किया जाता है, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, जो मूल रूप में संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं उनमें कुछ विकार उत्पन्न करके उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ मिला जुला के विकारी रूप करके हिंदी में यूज किया जाता है, तो उसे तद्भव कहते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात 3 यहां पे तत्सम है, वो कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी जो सिंगार है वो यहां पे राइट हो जाएगा, क्योंकि चक्षु, उष्ट और दधि तीनों ही मूल रूप से संस्कृत में यूज होते हैं, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन सिंगार यहां पर हमारा तत्सम नहीं है, तद्भव है। और इसका तत्सम अगर देखना है दोस्तों तो इसका तत्सम रूप होगा श्रृंगार। आपको एक चीज याद रखना है, जो यहां पे श्रृंगार स्र जहां लिखा जाता है ना, आप यहां पर देख पा रहे हैं ना श्रृंगार कैसे लिखा गया है, तो इसको शुद्ध वर्तनी में याद रखिएगा, ये आ सकता है। ठीक है, श्रृंगार कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे श्री पे 2 मात्रा लगा देते हैं, इसलिए इसको याद रखना। वर्तनी शुद्ध करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। ठीक है, श्रृंगार जैसे श्रृंगार रस लिखा जाता है, तो यहां पे भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी का मतलब होता है समानार्थ प्रकट करने वाला, तो इनमें से कौन सा चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए हाजिर जवाब, ऑप्शन बी खुदगर्ज, ऑप्शन 3 फुर्तीला, और ऑप्शन डी तीव्र बुद्धि। तो यहां पर चतुर का जो यहां पर फाइनली जो सही अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है वो है फुर्तीला। ठीक है, यहां पे ऑप्शन बी खुदगर्ज जो है वो नहीं कर पा रहा है। फुर्तीला कर रहा है कि चतुर है, चालाक है, फुर्तीला है, ये सब हो रहा है समानार्थी, लेकिन खुदगर्ज जो है ये सबसे अलग है। ठीक है, तो यहां पे खुदगर्ज का जो यहां पर चतुर के समानार्थी शब्द है वो भी यहां पे दिया गया है, प्रवीण, पट, होशियार, चालाक, यहां पर पूरी चीज दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर पक्षी का जो रेखांकित है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है पूछा रहा है। तो पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो दोस्तों यहां पर अंडज, खग और नभचर तीनों पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये जो पंकज है अर्थात पंक धन ज, अर्थात जो कीचड़ में पनपे, अर्थात इसको कहते हैं कमल के लिए, तो ये जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर पंछी के पर्यायवाची अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन कमल का पर्यायवाची पंकज है, इसलिए ये विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई, पड़ोसी को जलाना है, वर्दी लेना है, हाथ क्यों आप लोग बांध के बैठे हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, अब की बार जाने नहीं देना है, वर्दी लेकर रहना है। साला औकात उसकी कितनी है यार, हम लोग दिन रात मेहनत करके मर जाएंगे लेकिन वर्दी लेकर रहेंगे। इस बार साला जाने नहीं चाहिए 35-36 हजार की नौकरी, कहीं नहीं जाएगी, बेरोजगार नहीं रहना है। बहुत साला दुख होता है बेरोजगार रहने पे। लाइक ठोको, अब की बार जरूर वर्दी लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। फिर से देख लो, समानार्थी पूछा है। पावक, ए, बी वारण, सी कानन और डी सदन। तो यहां पर कौन सा शब्द है ये पूछ रहा है। अरण्य, अरण्य मीन्स होता है जंगल, याद रखना। तो यहां पर वारण होगा कि सदन होगा कि पावक होगा कि कानन होगा, जल्दी से उत्तर बताइए। यहां पर उत्तर हो जाएगा सी, यानी कारण। कानन, कानन जो होता है वो भी यहां पर अरण्य का समानार्थी शब्द होता है। और यहां पे आपको बता दें पावक अग्नि का है और सदन घर का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर पता है सदन माने घर होता है, वारण माने समझ लीजिएगा वारण का नहीं दिया है, पावक मीन्स अग्नि दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द प्रत्युत्तर है कि मन भनाहट है या बदस्तूर है या यथा नियम है। तो यहां पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्युत्तर। प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची है वो है प्रत्युत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नैसर्गिक का विलोम है। तो दोस्तों आपको नैसर्गिक का विलोम बताना है। नंबर ए प्राकृतिक, नंबर बी अप्राकृतिक, नंबर सी अस्वाभाविक
और नंबर डी कृत्रिम। तो नैसर्गिक माने क्या होता है पहले आप वो जान लीजिए, फिर यहाँ पे विलोम जान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, जबकि प्राकृतिक नैसर्गिक का समानार्थी शब्द है। यानी दोस्तों जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, उनको हम नैसर्गिक कहते हैं, और जो हमारे द्वारा बनाई जाती हैं यानी जिन्हें हम कृत्रिम कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, मानव निर्मित चीजें कहते हैं, उसको हम दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो। यानी एक शब्द पूछ रहा है, ठीक है। पहला है उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है कि कृतज्ञ कहा जाता है कि परोपकारी कहा जाता है कि धर्मज्ञ कहा जाता है। तो दोस्तों जो उपकार को मानता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी उत्सुक, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो यहां पर आप लोगों का विकल्प जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुमुक्ष, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहां पर आपको नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है। आप भी अगर जिज्ञासु हैं, आप भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इस बार आप अपने पिता का सम्मान के लिए, आप अपनी माता के लिए जरूर एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और वर्दी तो लेकर जाना है, क्योंकि इस बार अपने लिए नहीं अपनों के लिए वर्दी लेना है, इसलिए दिन रात एक कर देना है। सहमत हो तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन पे दबा लो। रोज रात 8 बजे 50 क्वेश्चन का यहीं पे टेक्स्ट आपको देना है किसी भी हालत में, जिससे आप अपनी तैयारी को जज कर सको कि आखिर आपकी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, निम्न वाक्य के भाग में त्रुटि है, किस प्रकार की त्रुटि है ये आपको बताना है भाग में, ठीक है। तो कौन से भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो इसमें दोस्तों क्या गलत है वो आपको बताना है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो पहले ए है जा रहा व्यक्ति, बी मृत्यु के मुख में, सी बोलता है, डी सदैव सच को। तो यहां पर दोस्तों जो यहां पे बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा जिसमें त्रुटि है वो है ऑप्शन डी, यानी सदैव सच को। तो ऐसा नहीं है कि जो मरने वाले हैं वो हमेशा सच ही बोलते हैं, कोई कोई होते हैं जो सच नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है, ठीक है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर कोई मरने वाला होता है तो अपनों को सच तो बता देता है कि मैंने यहाँ पे हीरा गाड़ के रखा है, मैंने यहाँ पे सोना चांदी गाड़ के रखा है, लेकिन अगर वहीं पे डाकू पूछे तो मर जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप तो अपने मन से बता सकते हो दोस्तों, अगर आप बता सकते हो तो बिल्कुल लाइक ठोक दो। आगे बढ़ते हैं। यहां पर विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। पहला है शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, एक साधन खेल भी है। बी खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन सी समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो यहां पर सही वाक्य का चयन करना है। आप बताइए कौन सा सही वाक्य है। तो सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। बाकी सब में आप देखेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, चाहे वो क्रिया से रिलेटेड, चाहे वो कर्म से रिलेटेड, चाहे वो वचन से रिलेटेड, कोई ना कोई यहाँ पे गड़बड़ी जरूर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन सी जो है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। अनेक वचन यानी कि जो महीना शब्द है इसका पहचानना है। महानो होगा कि महीने होगा, या फिर महीनाएं होगा, या फिर डी वाला महीने होगा। तो याद रखिएगा जो महीना का महीने तो होता है, लेकिन यहाँ पे बी वाला सही होगा कि डी वाले सही होगा, ये वही बता पाएंगे जो सीरियसली पढ़ाई किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको दीजिए, पता चल जाएगा कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। और इस बार जरूर वर्दी लेना है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको सही करना है किसी भी हालत में। अब मेरे को आंसर चाहिए, जल्दी कमेंट करो क्या है, महीने होगा बी वाला कि डी वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बी वाला जो है महीना शब्द बहुवचन होगा। बहुत सारे लोगों को यहां पर जो बिंदी रख दी गई है इससे डी लगा दिए होंगे। अगर आपने डी लगाया है तो इस बार आपको गलती की सजा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, अपनों के साथ, माँ बाप के साथ। बिल्कुल तैयारी पे लग जाओ भाई साहब। गलती की हो कोई बात नहीं, गलती करने वाला ही विजेता होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सीखो। और जिन्होंने सही किया है बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और अच्छा करो भाई, सबको ही अच्छा करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगी। अगला क्वेश्चन आता है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं।
याद रखिएगा, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, याद रखिएगा एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? पहला वचन, बी एक वचन, सी अनेक वचन, या डी बहुवचन। ये तो यार नॉर्मल लड़का है, 3 कक्षा 2 का लड़का बता देगा कि एक वचन है। ठीक है, तो यहां पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी एक चीज याद रखना कि जब हमें एक ही चीज का बोध होता है तो एक वचन होता है। ठीक है, काफी सारी चीज होते हैं तो बहुवचन होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। संस्कृत में द्विवचन भी आ जाता है जब दो चीजों का बोध होता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो यहां पर ए नंबर है हाथियों, बी लड़के, सी रातों, या डी लड़कों। तो यहां पर देख सकते हो लिखा है निर्विभक्तिक रूप के आधार पर। ये एक होता है आधार, इसके आधार पे आपको बताना है कि बहुवचन शब्द कौन सा है, हाथियों होगा कि लड़के होगा कि रातों होगा कि लड़कों होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी जो होगा लड़के, वो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहु का बहुवचन क्या है? नंबर ए बहुए, नंबर बी बहुओं, नंबर सी बहुओं, या नंबर डी बहू। तो यहां पर दोस्तों आप बताइए, क्योंकि घर का ये क्वेश्चन है। आपने बहु शब्द तो काफी बार सुना होगा और घर में भी माता जी या सासू माँ को सुना होगा, ये बहुआ ये ला वो ला सुनते हुए। तो बहु का बहुवचन क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और आपको पता है, यहाँ पे देख लो, यूपीएसआई बैच 16 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। इस बार तो इसको सही कर दो। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, बहुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको करना। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है? नंबर ए करुणा, नंबर 2 सुंदरता, या नंबर 3 अमीरी, या नंबर डी पढ़ाई। तो यहाँ पर चारों ही चीजें में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा, बट यहाँ पर आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया है, मुझे पता है। लाइक करो, देखो बता देता हूँ आंसर क्या होगा। जिन्होंने अपने मन में सोच लिया आंसर, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे बिल्कुल गलत। देखो, आपको मुझे पता था आप लोग गलत करोगे, मुझे पता था, इसीलिए क्वेश्चन दिखाया भाई। 100% पता था आप लोग गलत करोगे, क्योंकि देखो 4 विकल्प आपको मिल गया। अब आपका दिमाग पांचवें में जा ही नहीं रहा है भाई। ये चारों के चारों भाववाचक संज्ञा हैं, चारों के चारों हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो भाववाचक संज्ञा ना हो। भाववाचक संज्ञा होते क्या है? जिनसे हम भाव प्रदर्शित हो, जिनसे हमें उनके बारे में कुछ पता चले। यहाँ पे करुणा, भाई रो रहा है। सुंदरता, बहुत सुंदर है। अमीरी, अमीर है, बहुत ज्यादा इतराएगा। पढ़ाई, भाई तू पढ़ाई कर रहा है। कुछ तो पता चला, चारों ही भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहां पर कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। अब आप बोलोगे भाई आपने क्वेश्चन क्यों उठा दिया फिर ये वाला? क्योंकि दोस्तों ये यूपीएसआई बैच 16 दिसंबर 2017 को पूछा गया था, लेकिन ये जब कोर्ट में गया तो इसको हटा दिया गया। इसको सबका क्वेश्चन मतलब आंसर दे दिया गया। मेरा ये क्वेश्चन दिखाने का तात्पर्य था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनके चारों विकल्प सही होते हैं, यानी कोई भी आंसर उसमें से सही नहीं कर सकते आप कोई भी टिक लगाएंगे वो गलत ही हो जाएगा। ऐसे में आप अपने एक तीसरे दिमाग का उपयोग कीजिए। आप यहां पर बिल्कुल आपको बताना चाहिए था कि भाई बिल्कुल यहां पे कोई विकल्प सही नहीं है, सब भाववाचक संज्ञा है। जिन्होंने ये मन में सोचा था, बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वैसे श्री गणेश चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं पहले आप तो ये दोस्तों ये बताइए। तो लगभग 6 होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से 6 में से कौन नहीं है। यहां पे सही भेद पहचानना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर ए, नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम, या नंबर डी निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर दोस्तों कह रहा है कि सही भेद को पहचानना है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिया गया था, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें पहचानना है। सॉरी, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें जो कोई है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो भाई देखो, जो चीजें फिक्स होती हैं उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो चीजें फिक्स नहीं होती, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कोई आपसे मिलने आया है, भाई कौन आया है ये तो पता नहीं है, कोई आपसे मिलने आया है, दैट्स मीन ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प आपको बिल्कुल सही हो जाता है। यार मतलब बिल्कुल सोच समझ पढ़ो, टेंशन हटा दो यार भाई। बिल्कुल समझ लो कि इस बार वर्दी आ चुकी है, लड्डू बांटने की तैयारी करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस आप श्री गणेश अकेडमी चैनल के साथ बने रहो, ताली बजाओ इसी बात में यार। आगे बढ़ते हैं। लो ये वाला क्वेश्चन देखो, इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब इस आपके दिमाग में ये पहले चलना चाहिए। अगर आपको पता है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अनगिनत तारे, ऑप्शन बी 50 गज जमीन, ऑप्शन सी 2 किलो सेब, या ऑप्शन डी 10 लीटर पानी। कौन सा है परिणामवाचक विशेषण? यहां पर ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पे सही हो जाएगा। अब परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये आप जानिए। किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि कौन सा नहीं है, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे 50 गज जमीन भी नाप सकते हैं, 10 लीटर पानी भी नाप सकते हैं, 2 किलो सेब भी नाप सकते हैं, लेकिन अनगिनत तारे हैं, ये हम नहीं नाप सकते, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहां पर रेखांकित जो मुहावरा है वो है जड़ जमा लेते हैं। तो जड़ जमा लेने से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए आस जगाना, नंबर बी स्थित डावाडोल करना, या सी स्थित हिला देना, या ऑप्शन डी स्थित मजबूत करना। तो दोस्तों यहां पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी स्थित मजबूत करना। अगर आपने जड़ जमा लिया इस बार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तो वर्दी रोक नहीं सकता कोई, वर्दी चढ़ के रहेगी, चढ़ के रहेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन यहां पे है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ऑप्शन बी तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, नंबर सी अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, ऑप्शन डी सभी वस्तुएं समान नहीं होती। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ये है कोयले की दलाली में मुंह काला करने लोकोक्ति का अर्थ। आपको एक चीज बता देता हूं, लोकोक्तियां और मुहावरे में अंतर क्या होता है आप एक बार जरूर देख लेना बुक से, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और मैंने जिस तरह पहली बार में वर्दी लिया था डेट्स में आपको भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? सबकी एक सी दशा है, इसकी लोकोक्ति पहचानी है। ऑप्शन ए अपनी पंगड़ी अपने हाथ, ऑप्शन बी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ऑप्शन सी घर घर मटियाले चूल्हे हैं, ऑप्शन डी अपने दही को खट्टा कौन कहे। तो यहां पर ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, अर्थात सबकी एक सी दशा है। मटियाले चूल्हे का मतलब है दोस्तों आपको पता होगा गांव घर में जो चूल्हे बनाए जाते हैं वो मिट्टी के पिडोर जिसे कहते हैं, नदी से लाके बनाया जाता है। फाइनली वो सब चीजें मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ के जाइएगा, 1-2 नंबर से आता है और ये वाला ज्यादा आने का चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उड़ते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। तो दोस्तों इसमें नंबर ए अर्थ श्लेष अलंकार है, या नंबर बी प्रश्न अलंकार है, या नंबर सी विप्सा अलंकार है, या नंबर डी शब्द श्लेष अलंकार है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा बी, यानी प्रश्न अलंकार है। जैसा कि आप देख सकते हो, कौन रोक सकता है उसकी गति, ये कवित्री प्रश्न कर रही है, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। तो यहां पर प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। अर्थ श्लेष अलंकार क्या होता है, विप्सा अलंकार क्या होता है, शब्द श्लेष अलंकार क्या होता है, ये सब भी एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, सारे प्लेलिस्ट जहां पे मैंने हिंदी के सारे अलंकार को पढ़ाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो फाइनली ये वाला तुमको बताना चाहूंगा दोस्तों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यूपीएसएस यहाँ पे आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी में भी आता है, यूपीएसआई में भी आता है, और जो एसएससी है उसमें भी पूछ लिया जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है दोस्तों, जल्दी से बताइए। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पे सही, यमक। और यमक अलंकार कहां पे होता है वो भी देख लीजिए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। इस उदाहरण में सजना शब्द 2 बार आया है, पहले स्थान पर सजना का अर्थ श्रृंगार करना, जबकि दूसरे स्थान पर सजना का अर्थ पिया यानी पति है, अतः यमक अलंकार यहां पे होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, शब्द एक अर्थ अनेक वही है श्लेष, श्लेष अलंकार वहां होगा जहां शब्द एक होगा, उसके अर्थ कई कई निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो यहां पर किनके? रविन्द्रनाथ टैगोर के। जोड़ लीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन से समाज के नेता थे। तो नंबर ए ब्रह्म समाज, या नंबर बी आर्य समाज, या नंबर सी सत्यशोधक समाज, या नंबर डी रामकृष्ण मिशन के। तो यहां पर यूपी पुलिस में पूछा गया है, देख सकते हो, कांस्टेबल में आ जाएगा आपके में। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनके पिता किस समाज थे? ब्रह्म समाज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या नंबर बी बंकिम बाबू हैं, या नंबर सी हरिवंश राय बच्चन हैं, या नंबर डी सरोजनी नायडू हैं। तो यहां पर दोस्तों नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचित लिखा है जन गण मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाट 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 अस्थाई भाव कहलाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो अस्थाई भाव कौन किसे कहते हैं? चित्त का अस्थाई मनोविकार, ऑप्शन बी प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियां, ऑप्शन सी रस का मूल भाव,
ऑप्शन डी विरोधी अविरोधी दशा। तो दोस्तों अस्थाई भाव आपको पता है रस का मूल भाव होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव से पूछा जा सकता है, तो रति होता है। इसके साथ साथ आपको विभक्त रस का अस्थाई भाव पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर उसका अद्भुत रस का पूछा जा सकता है, ठीक है। एक होता है रौद्र रस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सब आप देख लीजिएगा, उसके अस्थाई भाव आप एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो यहां पर ऑप्शन ए अब्दुल राही, ऑप्शन बी शिव प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल हसन या ऑप्शन डी सुदर्शन। तो दोस्तों सही नाम था अबुल हसन, ऑप्शन सी। और एक चीज और, इनके गुरु का क्या नाम था ये भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद प्रताप वैदिक, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम या ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो यहां पर दोस्तों एकांकी के जो बहुत बड़े मतलब नाम है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्हें एकांकी जनक भी कहा जाता है। तो रामकुमार वर्मा की ये है रेशमी टाई। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, रेशमी टाई तो आपको पता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, चलो आपने ठीक कर दिया। रेशमी रुमाल किसकी रचना है? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका आंसर मैं देखूंगा कितने बच्चे दे पाते हैं कितने नहीं दे पाते। सच सच करना, पढ़ने वाले बंदे हो तो तुरंत कमेंट कर दो, याद हो तो। आगे बढ़ते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम, नंबर ए चांद सूरज के बीरन, नंबर बी मेरा जीवन प्रवाह, नंबर सी मेरी आत्मकहानी या नंबर डी अर्ध कथानक। जल्दी से बताइए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी अर्ध कथानक। ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित अब पहली आत्मकथा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1641 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, ब्रजभाषा पद में लिखी गई है। फाइनली आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अंतिम 2 क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो 100% आ सकता है। नंबर ए अज्ञे, नंबर बी जयशंकर प्रसाद, नंबर सी स्मितानंद पंत या नंबर डी नागार्जुन। तो यहां पर जल्दी बताइए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है? तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अज्ञे जी की रचना है, आपको पता है, और बहुत ही मस्त रचना है। इसको एक पुरस्कार मिला था, कौन सा वो आपको बताना है। नंबर ए देव पुरस्कार, नंबर बी सरस्वती सम्मान, नंबर सी व्यास सम्मान या नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था? तो 1978 ईस्वी में मिला था, ठीक है। बिल्कुल सही चीज हो गई। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। देखो दोस्तों, मेरा मतलब है कि आपको इस बार वर्दी 100% मिल जाए, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो हिंदी से रिलेटेड। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लो। रोज रात 8 बजे यहाँ पे हिंदी की क्लास चलेगी, जहां 50 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन जो 100% आपको सोचने में मजबूर कर देंगे, आपकी पढ़ाई को एकदम धारदार हथियार बना देंगे, और फाइनली आप वर्दी लेकर ही रहोगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।